सो हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ठीक ठाक होंगे और इस कोरोना महामारी, इस लॉकडाउन का पालन भी कर रहे होंगे और अपने घरों में होंगे। रेगुलरली अपने हाथ धो रहे होंगे, सैनिटाइजर्स का यूज़ कर रहे होंगे और अपने आप को जितनी ज़्यादा कोशिश हो हेल्दी रखने की वो आप कर रहे होंगे। तो ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को आइसोलेटेड तब तक रखें जब तक कि हम इस बीमारी के ट्रांसमिशन को कहीं ना कहीं रोक सकें। और आपको हमने हमारे इसी चैनल पे हमने एक बहुत ही पोटेंशियल ड्रग के बारे में भी डिस्कशन किया है जिसका कि नाम MK4482 है, जो कि बहुत ही पोटेंशियल साबित हो सकता है कि वो इस कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन को रोक सकेगा। ठीक है, तो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं जाके देखी है तो प्लीज जाइए और देखिए और आपको पता चलेगा कि कैसे हम अगर ट्रांसमिशन को रोक पाते हैं, अगर हम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इस कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन को रोक पाते हैं तो कैसे हम इस पेंडेमिक को टैकल भी कर पाएंगे। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस जब तक कि हमारे पास एक पोटेंशियल वैक्सीन या फिर एक हार्ड इम्यूनिटी हमारे बॉडी में डेवलप नहीं हो जाती। तो दोस्तों, मेरा नाम है आदिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं वेद साइंस। और आज जो ये वीडियो लेक्चर बनाई गई है ये आपके लिए बनाई गई है फॉर दोज हु आर अटेम्प्टिंग टू गिव एग्जामिनेशन फॉर नीट, ओलंपियाड एंड NTSC। ये वीडियो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पे डिपेंडेंट रहेगी। इसमें आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स को मिलाया गया, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाया गया। दिस इज व्हाट फोटोसिंथेसिस इज। आज हम इसको काफी इलैबोरेटेड और मैकेनाइज्ड फॉर्म में हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। एज आपको पता है कि इसका जैसे आपने अपने प्रीवियस क्लास में, अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा व्हाट एग्जैक्टली इज फोटोसिंथेसिस, और आपको एक केमिकल रिएक्शन एक इक्वेशन भी बताई गई होगी। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन कंबाइंस विद 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर देन they form what? Glucose and ऑक्सीजन। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम इसी इक्वेशन को हम पूरी तरह से इलैबोरेट करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट एक्चुअली इज गोइंग हैपनिंग, ये कैसे हो रहा है। इस पूरी इक्वेशन को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की एक बेसिक सी डेफिनेशन आपको बता दूं कि दिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि आप फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन के बारे में जानते हैं कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन हो रही है, मिक्सचर हो रहा है, मिलकर के एक नई कंपाउंड बन रही है। एंड दैट इज व्हाई फोटोसिंथेसिस इज नोन एज एन एनाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिक इक्वेशन इन विच वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म ग्लूकोज। सो बेसिकली एक फर्दर स्टेप की हम तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें बेसिकली 2 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। पहला वो स्टेप होता है जिसको कि हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, इसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। इसलिए हम इसको लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि इसमें लाइट इन्वॉल्व्ड है और इसी रिएक्शन एंड इसकी सबसे अहम बात है कि इसके अंदर सीरीज ऑफ रिएक्शंस भी होती हैं। इन्हीं रिएक्शंस की हेल्प से हम एनर्जी की इंटरमीडिएट्स प्रिपेयर करते हैं और वही एनर्जी की इंटरमीडिएट्स लाइक ATP एंड NADPH कहां इस्तेमाल की जाती है? डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल की जाती है, जिससे अल्टीमेटली ग्लूकोज बनता है। तो आई होप कि आपको थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। आगे हम अभी इसको बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन्ड और NTSC और नीट और ओलंपियाड लेवल पे हम इसको और ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं हम अपना वीडियो लेक्चर लाइट रिएक्शंस के साथ। तो लाइट रिएक्शन बेसिकली अगर आप फोटोसिंथेसिस की ही बात करें बच्चों, तो फोटोसिंथेसिस होगा कहां पे? ग्रीन पार्ट्स में होगा, प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में होगा। और बेसिकली ग्रीन पार्ट्स आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। तो फूड फैक्ट्री वो क्यों है प्लांट का? बिकॉज दे हैव सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनलीज दैट हार्वेस्ट द सनलाइट। अब मैं आपको बताता हूं वो एक स्पेशल सेल ऑर्गेनलीज क्या है, क्लोरोप्लास्ट। जब आप एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में जब पढ़ रहे होंगे, जब डिफरेंशिएशन जान रहे होंगे, तो आपको पता चल पा रहा होगा कि क्लोरोप्लास्ट इज द वेरी स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ अ प्लांट सेल। तो अब क्लोरोप्लास्ट की जब हम बात कर लें तो बच्चों, तो ये बच्चों ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पाया जाएगा। स्पेशली अगर हम लीफ की बात करें ना, तो लीफ में वी डू हैव मेसोफिल सेल्स, है ना। उसी एपिडर्मल लेयर के ना जस्ट नीचे मेसोफिल सेल्स होता है और उसी मेसोफिल सेल्स के अंदर बच्चों, इसी मेसोफिल सेल्स के अंदर वी हैव अलाइंड क्लोरोप्लास्ट। सो अंटिल नाउ वी हैव गॉट इट कि क्लोरोप्लास्ट बेसिकली होता कहां पे है। आई होप कि यू आर गेटिंग माय पॉइंट। क्लोरोप्लास्ट कहां पे होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब एक बात बताइए, सिर्फ क्या लीव्स में ही ग्रीन पार्ट होती है? इसके अलावा कभी कभी स्टेम्स में भी होती है, कहीं मतलब लीफ के अलावा भी पॉसिबल है कि यहां पर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकता है एंड देयर फोटोसिंथेसिस कैन हैपन। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की इंडिविजुअली बात करें, एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट की बात करें, तो एज यू आर सीइंग इन दिस डायग्राम, एक सिमेट्रिक डायग्राम में जो आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं स्टैक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं और ये एक एम्प्टी ल्यूमेन भी आप यहां पे देख पा रहे हैं। तो ये जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है ना, दीज आर नोन एज ग्राना
These are known as grana, and their individual structure is known as thylakoid, and this thylakoid is the site for light reaction, जो अभी हम डिस्कस करेंगे. And this the empty lumen is known as stroma. This empty lumen is known as a stroma, where Kelvin cycle or the dark reaction or the C3 cycle happens, जिसके बारे में हम अभी फर्दर डिस्कस भी करेंगे. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि बेसिकली ये सारी जो इवेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस की वो हो कहां रही हैं. बेसिकली ग्रीनर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में हो रही हैं, और उस ग्रीनर प्लांट के मेसोफिल सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट रिएक्शन थाइलाकोइड्स के अंदर हुई है, और डार्क रिएक्शन कहां हो रही है, स्ट्रोमा के अंदर हो रही है. आई होप कि यहां तक तो बात बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को. ठीक है, देखिए आगे जब हम बढ़ते हैं ना बच्चों, तो सबसे पहले चलिए हम अपना पहला माइलस्टोन हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. हमारा पहला माइलस्टोन है कि वी हैव टू लर्न व्हाट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन और दी लाइट रिएक्शन. अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि लाइट रिएक्शन होती कहां पे है, ग्रेना में होती है. ग्रेना में स्पेसिफिकली कहां पे होती है, थाइलाकोइड्स में होती है. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो आपको पता है, और इसमें बहुत ही काइंड ऑफ सीरीज होती है जो मैं भी आपको बताऊंगा. इसमें डिफरेंट चीजें होती है. तो सबसे बेसिक स्टेप्स अगर आप बात करेंगे ना बच्चों, मेजर पोर्शंस ऑफ अ लाइट रिएक्शन इज द लाइट एब्जॉर्प्शन. सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लाइट रिएक्शन की है, दैट इज व्हाट, दैट इज लाइट एब्जॉर्प्शन. अब मैं आपको ना लाइट की बात बताता हूं. लाइट बेसिकली जो सनलाइट होता है ना, ये ना टू फॉर्म्स में ट्रैवल करती है. एक तो वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रही होती है, और एक पार्टिकुलेट फॉर्म में ट्रैवल कर रही होती है. तो पार्टिकुलेट फॉर्म में जो ट्रैवल कर रही है उसको हम फोटोन कहते हैं, और उसी पार्टिकुलेट फॉर्म ऑफ एनर्जी को ना जो लाइट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, दैट मींस कुछ ना कुछ पिगमेंट्स होंगे जो लाइट को एब्जॉर्ब भी कर रहे होंगे, है ना. लाइट को जो एब्जॉर्ब कर रहे होंगे वही लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स कहलाएंगे. आई होप कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई है. तो सबसे पहला और इनिशियल स्टेप इन द लाइट रिएक्शन इज लाइट एब्जॉर्प्शन. लाइट एब्जॉर्प्शन बाय व्हाट, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स, जिसके बारे में अभी हम फौरन से पढ़ेंगे उसके बारे में. नेक्स्ट इज वाटर स्प्लिटिंग. अब हम इसके बारे में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि वाटर का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में. यहां पर आज आप क्लियर कर पाएंगे अपने आप को कि पानी जो हम पौधों में डालते हैं, और वो पानी जो पौधे अपने लीव्स तक पहुंचाते हैं, और वहां पर बेसिकली इन पानी का क्या इस्तेमाल होता है. इन पानी का ऑक्सीडेशन होता है, और यही पानी के मॉलिक्यूल्स, दिस H2O, ये इलेक्ट्रॉन के सप्लायर होते हैं. अभी आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसको अच्छे से समझने वाले हैं. प्लीज इन चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा. प्लीज ट्राई टू हैव अ कॉपी एंड अ पेन विथ यू, बिकॉज इसमें ना ये बेसिकली बच्चों एक फैक्चुअल काइंड ऑफ थिंग है ना, जी चीजें आपको अपने जहन में रखने की जरूरत है. इसके बाद जो फौरन हम कुछ वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम C3 एंड C4 साइकिल, ट्यूसडे को हमारी एक और लाइव सेशन आएगी जिसमें हम आपको C3 एंड C4 साइकिल के बारे में बताएंगे. वहां पर हम एनालिटिकल अप्रोच को इस्तेमाल करेंगे. तो ये एक फैक्चुअल बेसिक का ये वीडियो लेक्चर है जिसमें आपको चीजों को नोट करके रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं और आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, देन यू आर लैकिंग माय बॉय, देन यू आर लैकिंग माय गर्ल. तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या करना है, चीजों को मेंशन करके रखना है, नोट करके रखना है, ताकि देख देख के बार बार उसको रिवाइज कर लेना होता है. ठीक है, चलिए. तो नेक्स्ट जो इसका अल्टीमेट एम ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इज व्हाट, टू सिंथेसाइज एनर्जी इंटरमीडिएट्स लाइक एटीपी एंड NADPHs. ठीक है, तो इनका क्या इस्तेमाल करेंगे हम, इन्हीं के NADPs एंड NADPHs का इस्तेमाल हम किसमें करेंगे बच्चों, इसमें हम करेंगे केल्विन साइकिल में. और अभी आप बिल्कुल सारी चीजें खुल के बिल्कुल सामने आती दिखेंगी कि क्यों इस फोटोसिंथेटिक इक्वेशन में 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्यों कहा जाता है, 12 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल से क्यों कहा जाता है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के बारे में क्यों बात की जाती है, ऑक्सीजन की रिलीज क्यों बात की जाती है. तो यहां पर हम इन चीजों को बहुत ही गहराइयों के साथ और बहुत ही अच्छे से हम समझने वाले हैं. तो आई होप कि आपको लाइट रिएक्शन के इवेंट्स पता चल गए. फर्स्ट इवेंट क्या है, द लाइट विल बी एब्जॉर्ब्ड. द नेक्स्ट विल बी व्हाट, सबसे पहले जब लाइट एब्जॉर्ब होगी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, और उन्हीं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की सप्लाई को फुलफिल करने के लिए वाटर स्प्लिट करेगा. दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोलाइसिस. एंड फाइनली इसी इलेक्ट्रॉन की ग्रेडियंट की वजह से, है ना, इस प्रोटॉन की ग्रेडियंट की वजह से, जो अभी मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, फिक्र बिल्कुल नहीं करनी है, वो आप इस तरह से हम एनर्जी की इंटरमीडिएट्स को हम प्रोड्यूस करते हैं, विच इज नोन एज ATP एंड NADPH. आपको पता है बच्चों, ये ATP ना, ये क्या होता है, व्हाट इज ATP, फॉर्मेशन ऑफ ATP इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन. और NADPH हमेशा याद रखिएगा, ये रिड्यूसिंग का काम करता है, हाइड्रोजन के ऐड करने का काम करता है. समझ रहे हैं, ATP क्या काम करता है बच्चों, ATP काम करेगा ना फॉस्फेट के ऐड करने का काम करता है. थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान में रखिएगा आप अपने. ATP क्या काम करता है बच्चों, ये ATP काम करेगा ना, ये काम करता है फॉस्फेट बॉन्ड्स टूटा. पता है इनमें एनर्जी कैसे होती है, इनकी इन बॉन्ड्स में एनर्जी होती है. जैसे ये बॉन्ड टूटेंगे ना बच्चों, तभी एनर्जी रिलीज होती है.
इनके बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर्ड होती है। ठीक है, एटीपी क्या करता है? फॉस्फोराइलेशन का काम करता है। फॉस्फोराइलेशन का एक प्रोसीजर ही है जिससे एटीपी बनती है। एडीपी में जब एक फॉस्फेट ऐड होता है बच्चों तो एटीपी बनती है ना, तो दिस प्रोसेस नोन एज फॉस्फोराइलेशन। और एनएडीपीएच बेसिकली बच्चों रिडक्शन के काम आता है, रिड्यूस करने के काम आता है। अभी आप देखेंगे जब हम केल्विन साइकिल इसको समझने की कोशिश करेंगे ना बच्चों, तब आपको पता चलेगा एटीपी क्या कर रही है, कैसे फॉस्फेट ऐड करती जा रही है, और एनएडीपीएच कैसे उसको रिड्यूस कर रहा है। फटाफट से हमने अपने इवेंट्स को समझा। अब हम आ जाते हैं अपने लाइट एब्जॉर्प्शन वाले सेक्शन के पे। लाइट एब्जॉर्प्शन में एक्चुअली हो क्या रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जैसे ही लाइट एब्जॉर्प्शन की बात आई है तो कुछ एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स भी हमारे पास होंगे, उस प्लांट्स के अंदर मौजूद होंगे। तो इन प्लांट्स वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स। द वेरी फर्स्ट इज नोन एज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटेनॉइड्स। आप जो ये प्लांट्स में शेड्स देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ शेड्स देखते हैं, दीज आर ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 4 है ना लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स ओनली। ठीक है, और यही जो सारे जो 4 पिगमेंट्स है ना बच्चों, ये कलेक्टिवली ना एक प्रोटीन से ज्वाइन होकर के कलेक्टिवली एक फंक्शन करते हैं ना, तो दीज ऑल 4 लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स कलेक्टिवली इज नोन एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को ना हम एंटीना कॉम्प्लेक्स भी इसलिए कहते हैं बच्चों। एंटीना कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब देखिए, हर चीज ना एक बहुत मायने के साथ है। एंटीना कॉम्प्लेक्स हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि देखिए हमारे पास लाइट की बहुत बड़ी स्पेक्ट्रम है, सिर्फ उसमें जो स्पेशल विजिबल लाइट वाला स्पेक्ट्रम है उसी में से ये इस्तेमाल कर पाता है। तो बहुत भीड़ में से किसी एक चीज को चुन के निकालता है। तो दिस इज व्हाई वी कॉल दिस एज एन एंटीना कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक पर्टिकुलर चैनल पकड़ाते हैं। एंटीना क्या करता है? एक पर्टिकुलर चैनल को कैच करता है। तो ये क्या कर रहा है? ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये जो एक एंटीना है, वो एक पर्टिकुलर विजिबल लाइट को ही ट्रैक कर पा रहा है, कैच कर पा रहा है। ठीक है, तो अगर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस की बात जब चल रही है तो वी हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। द वेरी फर्स्ट इज नोन एज फोटोसिस्टम 1 एंड द नेक्स्ट वन इज नोन एज फोटोसिस्टम 2। बहुत ही इजी है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आपको पता होना चाहिए कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से हैं, प्लांट के अंदर कौन कौन से होते हैं। ये क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटेनॉइड्स हैं। ठीक है, और पिगमेंट से सारे कलेक्टिवली जब काम करते हैं तो दे नोन एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। और यही जो सारे के सारे एक स्पेशल लाइट के बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है ना, तो उन इंफ्रारेड रे, अल्ट्रावायलेट रेज, तो बहुत सारी उसमें से एक सिंपल जो एक लाइट हार्वेस्टिंग जो विजिबल वाला जो पोर्शन होता है, जो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है, बस उसी को वो कैच करता है। दिस इज व्हाई वी कॉल इट एज एन एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड वी हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। वेरी फर्स्ट इज नोन एज फोटोसिस्टम 1 एंड द नेक्स्ट वन इज नोन एज फोटोसिस्टम 2। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 के बारे में। यहां पे देख रहे हैं आप कि एंटीना कॉम्प्लेक्स कहला रहा है। अभी हम फर्क जानेंगे कि फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 में फर्क क्या है। सबसे पहले बच्चों देखिए, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 में कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क यह है कि देखिए फोटोसिस्टम 1 के अंदर भी क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटेनॉइड्स होगा। फोटोसिस्टम 2 के अंदर भी क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटेनॉइड्स होगा। लेकिन फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 के क्लोरोफिल ए की सिर्फ जब बात की जाएगी तो फोटोसिस्टम 1 का जो क्लोरोफिल ए होगा ना बच्चों, वो 700 नैनोमीटर वाली ही लाइट, वेवलेंथ वाली लाइट को ही एब्जॉर्ब करेगा और तभी एक्साइटेड होगा। समझ में आ रहा है? और फोटोसिस्टम 2 वाला जो है क्लोरोफिल ए, वो क्या करेगा बच्चों? वो क्या करता है? वो 680 नैनोमीटर वाली लाइट वाली, वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है और एक्साइटेड होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 के बीच डिफरेंसेस आपको आई होप कि अंडरस्टैंड हो रहे होंगे। यहां तक बात हो गई। और बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो बाकी ज़ैंथोफिल, कैरोटेनॉइड्स है ना, ये भी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और ये लाइट एब्जॉर्ब करके अपनी एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी को ना ट्रांसफर कर देते हैं क्लोरोफिल ए के लिए। और क्लोरोफिल ए से एक रिएक्शन सेंटर होता है, वहां से फर्दर फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, वो भी मैं आपको भी बताता हूं। ठीक है, फिलहाल आप ये समझ चुके हैं कि फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 के बीच में फर्क क्या है। उनके क्लोरोफिल ए में फर्क है, उनकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में फर्क है कि क्लोरोफिल ए वाला जो होगा है ना, फोटोसिस्टम 1 का जो क्लोरोफिल ए है वो 700 नैनोमीटर करता है एब्जॉर्ब, और फोटोसिस्टम 2 का जो क्लोरोफिल ए है वो 680 नैनोमीटर की लाइट, वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए PS1 को, फोटोसिस्टम 1 को P700 भी कहा जाता है और फोटोसिस्टम 2 को P680 भी कहा जाता है। आई होप यहां तक तो बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली चेन रिएक्शन में हो क्या रहा है, कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। यहां पर आप बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर मैं आपको कुछ स्पेशल टर्म्स पहले बता दूं। आपने फोटोसिस्टम के बारे में सुना, फोटोसिस्टम 1 एंड 2 के बारे में सुन लिया आपने।
आपको मैं बता दूं, उसके बाद एक बीच में एक साइटोक्रोम B6F आता है। साइटोक्रोम B6F ये एक बीच का एक एक इंटरमीडिएट है, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 के बीच का इंटरमीडिएट है। इसको हम साइटोक्रोम B6F कहते हैं। अब देखिए, फोटोसिस्टम 1 से फोटोसिस्टम 2 से साइटोक्रोम, और साइटोक्रोम से फिर फोटोसिस्टम 1 के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की कैरियर्स हो रही है। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही हैं। तो इसमें ना इंपॉर्टेंट कैरियर्स के भी नाम आप नोट करके रख लें। उसमें सबसे पहला जो नाम आता है फोटोसिस्टम 2 से लेकर साइटोक्रोम के बीच में जो ट्रैवल कर रहा होता है वो प्लास्टोक्यूनिन क्यूबी है। जो साइटोक्रोम से लेकर के फोटोसिस्टम 1 तक आ रहा है वो प्लास्टोसाइनिन है। उसके बाद फोटोसिस्टम 1 से जो कैरी कर रहा है आपको FNR तक, फेरोडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज तक, उसको हम जो कैरियर को कहते हैं फेरोडॉक्सिन कहते हैं। तो आपको कैरियर्स हमारे पास कितने हैं? प्लास्टोक्यूनिन क्यूबी, प्लास्टोसाइनिन एंड फेरोडॉक्सिन। और हमारे पास मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फोटोसिस्टम 2, साइटोक्रोम B6F एंड FNR, फेरोडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज। यहां तक आई होप बात समझ में आ गई है। अब हम आ जाते हैं बेसिकली उस पर्टिकुलर इवेंट को समझने के लिए। बहुत ही गहराई से प्लीज आई रिक्वेस्ट इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले आप यू कैन सी कि दिस इज P680। व्हाट इज दिस P680? दिस इज फोटोसिस्टम 2 which have a particular chlorophyll A that will absorb a light of wavelength 680 nanometer. I hope you must have अभी आपको चीजें, अभी जस्ट मैंने आपको वो चीजें बताई हैं तो आपको जहन में होगा ही होगा। तो देखिए, अब क्या होता है ना कि when the light photons strikes on this photosystem 2, so when they absorbs the light, when you absorbs too much of heat, so you get excited, the cells get excited, the atoms get excited, and कि the electrons they comes out, वो सबसे आउटर एक्साइटेड फेजेस में आ जाते हैं, सबसे अपने आउटर वाले ऑर्बिट में आ जाते हैं और बहुत तेजी से वहां पे घूमने लगते हैं। एंड दिस कॉजेस अ रेजोनेंस एनर्जी, एक वाइब्रेशन सी कॉज करती है। एंड दिस वाइब्रेशन क्या करती है? ट्रैवल करती हुई कहां तक पहुंचती है? ये पहुंचती है रिएक्शन सेंटर तक। आप ध्यान रखिएगा, पहले लाइट एब्जॉर्ब होगी, फोटोन एब्जॉर्ब होगी, एक्साइटेशन होगी, एक्साइटेशन की वजह से रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस एनर्जी से वो जो एनर्जी है, वो इलेक्ट्रॉन है, वो कहां तक ट्रैवल करके पहुंचेगी? रिएक्शन सेंटर तक पहुंचेगी। यहां तक बात आपको समझ में आ गई है? रिएक्शन सेंटर तक बात समझ में आ गई है। रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 2 से साइटोक्रोम B6F तक जो उस इलेक्ट्रॉन को, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन कैरी करेगा? प्लास्टोक्यूनिन क्यूबी। ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज व्हाट इज प्लास्टोक्यूनिन क्यूबी, एंड ईच प्लास्टोक्यूनिन क्यूबी कैरीज 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 टू द साइटोक्रोम। हेयर, अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां से क्या होता है ना कि ये प्लास्टोक्यूनिन क्यूबी जब ये एक रेडॉक्स पोटेंशियल की वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन्स को ये लेकर के ये साइटोक्रोम तक पहुंचता है, तो इसकी बैलेंस को बनाने के लिए स्ट्रोमा से, दिस इज व्हाट स्ट्रोमा एंड दिस इज है ना इनर ल्यूमेन ऑफ द थाइलेकोइड। तो स्ट्रोमा से एक प्रोटोन को ना H+ आयन को है ना अंदर की तरफ लाया जाता है, अंदर की तरफ लाया जाता है, इट मींस थाइलेकोइड के ल्यूमेन में लाया जाता है। और फिर यहां से इस साइटोक्रोम B6F से यहां पर एक ATP की भी फॉर्मेशन होती है, यहां पर एक ATP की भी फॉर्मेशन होती है। फ्रॉम दिस साइटोक्रोम this plastocyanin carries these 2 electrons originated from where? Originated from photosystem 2 is taken to the plastocyanin and then finally taken to the photosystem 1। आप स्टेप समझ में आ रहा है आपको? सबसे पहले कहां से ओरिजिनेट हुई इलेक्ट्रॉन, किसकी वजह से ओरिजिनेट हुई? हायर एनर्जी प्रोटॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन सेंटर तक पहुंची, उस रिएक्शन सेंटर से वो प्लास्टोक्यूनिन क्यूबी के जरिए साइटोक्रोम B6F तक पहुंची। अब चूंकि ये एक रेडॉक्स कपल रिएक्शन होगा, है ना, तो इससे क्या होगा? रेडॉक्स पोटेंशियल क्रिएट होगी। तो इससे क्या होगा कि बाहर से एक प्रोटॉन को ना दोबारा से इनर ल्यूमेन में लाया जाएगा और एक ATP सिंथेसाइज होगी, ADP से एक फॉस्फेट ऐड होगा और एक इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से ही तो प्रोटीन ADP बन रही है ना बच्चों, ATP। तो आप समझ में आ रहा है, एक H+ आयन वापस से इनर ल्यूमेन में डाल दी जाएगी, ठीक है, इसे पर्टिकुलरली। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन डी एनर्जाइज हो गई है ना, ये प्लास्टोसाइनिन इसको कैरी करते हुए दोबारा फोटोसिस्टम 1 तक लाएगा, यहां पर इसकी री एनर्जाइजेशन होगी, ठीक है। यही इलेक्ट्रॉन्स, सब सेम ही इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं, यहां से जो ओरिजिनेट हुए हैं वही यहां तक पहुंचे हैं। यही वाले इलेक्ट्रॉन्स फिर फाइनली जब एक्साइटेड स्टेज पर आ जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, तो फिर इसको फेरोडॉक्सिन जो है बच्चों एक कैरियर है। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एट P700 एट फोटोसिस्टम 1, इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को ये जो फेरोडॉक्सिन है ना, ये फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज तक पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा? ये फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज तक पहुंचाएगा, जहां पर इन दो इलेक्ट्रॉन्स की मदद से इस NADP+ को NADPH में एनर्जी इंटरमीडिएट में कन्वर्ट किया जाएगा। दिस इज व्हाट एक्चुअल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज। आई होप कि यहां तक बात आपको समझ में आ गई है। चलिए, यहां तक आई होप कि मस्ट आपको समझ में आ गया होगा।
अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहां तक बात समझने देखिए क्या होगा कि जब आप देख रहे हैं कि यहां से दो इलेक्ट्रॉन्स यहां से तो निकल गए, प्लास्टोक्यूनिन क्यूबी इसको कैरी करके साइटोक्रोम तक लाया, फिर प्लास्टोसाइनिन इसको फोटोसिस्टम 1 तक लाया, फाइनली फेरोडॉक्सिन इसको एनएडीपी तक पहुंचाया, जिसने एफएनआर तक पहुंचाया, फेरोडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज तक, जिसने एनएडीपी को रिड्यूस करके एनएडीपीएच बना दिया। यहां तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन यहां से जो दो इलेक्ट्रॉन निकले हैं बच्चों, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहां पर एक इंबैलेंस क्रिएट हो रही है। तो इस इंबैलेंस को पूरा करने के लिए, इंबैलेंस इन फोटोसिस्टम 2 को पूरा करने के लिए ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, H2O जो है वो टूटेगी, O2 रिलीज होगी, H+ आयन रिलीज होगी और साथ साथ दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। और यही इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, वही इलेक्ट्रॉन फिर फर्दर इस फोटोसिस्टम 2 की इलेक्ट्रॉन लॉस को सप्लाई पूरा करेंगे, या कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ सप्लाई यही रहेंगे। आई होप कि आपको यहां तक बात समझ में आ रही है। ये इलेक्ट्रॉन्स आ कहां से रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो रहे हैं और इस इलेक्ट्रॉन को रिप्लेनिश कौन कर रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। व्हाट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर? इट्स अ ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, दैट मींस हाइड्रोजन, प्रोटॉन इज रिमूव्ड, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड एंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। आई होप कि यहां तक बात आपको समझ में आ गई है, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अभी हम स्टेप आगे फर्दर दें। अब बच्चों एक चीज मुझे आप बताइएगा कि यहां से एनर्जी तो एक्साइटेड फॉर्म पे आई, यहां से एनर्जी एक्साइटेड फॉर्म पे आई, फिर यहां से इसने एक एटीपी को फॉर्म करा, एक प्रोटॉन यहां के अंदर एंटर की तरफ एंटर किया गया, स्ट्रोमा से, है ना, ग्रेना थाइलाकोइड के ल्यूमेन में लाया गया। एनर्जी ना इसकी कम हो गई। देखिए यहां से कैसे एनर्जी ऊपर बढ़ी थी, फिर यहां से एनर्जी कम होती गई, प्लास्टोसाइनिन से आई, और फिर यहां से दोबारा से एनर्जाइज हो गई। तो एक जेड लाइक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। दिस इज व्हाई वी कॉल दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एज एन जेड स्कीम। दिस इज व्हाट इज नोन एज जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई होप कि यहां तक बात समझ में आ गई है आपको, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है। और यहां से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कौन कर रहा है, दिस इज फोटोलाइसिस। तो एक्चुअली क्या होता है ना बच्चों, मैं आपको यहां पर बता दूं कि ना, अगर दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और O2 रिलीज होना है, दैट मींस आपको पता है H2O है, दैट मींस दो वाटर मॉलिक्यूल जब रिलीज होगी ना बच्चों, दो वाटर मॉलिक्यूल जब रिलीज होगी, मतलब फोटोलाइज होगी, तो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और दो प्रोटॉन आयंस इस ल्यूमेन में ही रह जाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहां पर 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आप यहां से ध्यान रखिएगा, तो क्या हो रहा है, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दैट मींस 12 वाटर मॉलिक्यूल इज फोटोलाइज्ड टू सप्लाई इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, O2। आप समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए जस्ट डबल है कार्बन डाइऑक्साइड का। अभी और चीजें क्लियर होती जाएंगी आपको, ठीक है। यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई। आई होप कि यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं बच्चों साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसके बाद हम समझेंगे कि एटीपी की सिंथेसाइजेशन कैसे होती है, ठीक है। मैं अभी आपको एटीपी की सिंथेसाइजेशन भी बताऊंगा। इसमें ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको हम एटीपी सिंथेस कहते हैं। जब मैं आपको केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बताऊंगा, तब मैं आपको एटीपी सिंथेसाइजेशन बताऊंगा और इसके अंदर क्या कन्फर्मेशनल चेंजेस हो रहे हैं, क्या वजह होंगी कि इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे, और इसी कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से एडीपी से एटीपी बनेगा। अभी आप फौरन देखेंगे। चलिए पहले तो आप ये समझ लीजिए कि फॉस्फोराइलेशन कहते किसको है। फॉस्फोराइलेशन कहते इसको है इसमें फॉस्फोरस का ऐड करना हुआ ना, फॉस्फोरस जहां ऐड हो रहा है वही फॉस्फोराइलेशन कहलाता है, ठीक है। या एटीपी के सिंथेसाइजेशन को आप फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो आप सबसे पहले देख लीजिए साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन क्या हुआ। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन हम इसमें कहते हैं कि जब आपने अभी फौरन जो आपने पढ़ा है, आपने जो ये पढ़ा है, जेड स्कीम जो आपने पढ़ा है, इसमें फोटोसिस्टम 1 से लेकर के इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 तक आई और फिर फाइनली एनएडीपीएच का फॉर्म हुआ और एक एटीपी भी बनी है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर इस तरह की जो साइकिल होगी ना बच्चों, जो फोटोसिस्टम 2 से इनिशिएट होगी, फिर ये प्लास्टोक्यूनिन क्यूबी से होते हुए साइटोक्रोम B6F तक आएगी, फिर फाइनली प्लास्टोसाइनिन से होते हुए, जो इस तरह से जो इससे क्या हो रहा है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन जो यहां से H2O जो ब्रेक डाउन हो रहा है, जो H2O जो ब्रेक डाउन हो रहा है, ये H2O जो है ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां पर नहीं आ रही है ल्यूमेन में अंदर। दिस इज वाई वी कॉल इट एज अ नॉन साइक्लिक। और नॉन साइक्लिक में आपको मैं बता दूं, एक एटीपी और एनएडीपीएच भी फॉर्म होता है और इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आते। लेकिन अगर साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की बात की जाए, उसमें सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होगा, उस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से NADP, NADH, एक ATP बनेगा। आप ध्यान रहे कि फोटोसिस्टम 2 साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एक सिंपल सिर्फ ATP बनता है।
ध्यान रहे, आप चीजों को नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्वमेंट किसकी किसकी है। साइक्लिक में फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 बोथ आर इन्वॉल्व। क्या हो रहा है? साइक्लिक में फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 बोथ आर इन्वॉल्व। बोथ वेवलेंथ लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स दोनों के अलग अलग हैं, तो फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम बोथ आर इन्वॉल्व। और इसमें प्रोड्यूस क्या हो रहा है? NADPH ATP प्रोड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन प्रोटॉन आयंस भी थाइलेक्वाइड ल्यूमेन में रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पे एक Z स्कीम भी बन रही है, तो दिस इज नोन एज नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, जिसमें ATP और NADPH दोनों बन रही है। अब आप ध्यान दिएंगे कि साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा है? साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व है। इसमें क्या होता है ना बच्चों, जब ये पार्टिकुलर अपनी स्पेक्ट्रम वाली लाइट एब्जॉर्ब करता है तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं एंड फ्लो ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स ADP, adenosine diphosphate is converted into ATP. You know this energy, this flow of electron है ना, इसके अंदर एक एनर्जी होती है, that this energy is stored in the form of bond between ADP plus phosphate gives ATP. I hope कि आपको यहां तक बात समझ आ गई है, आपको फर्क पता चल गया है कि साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होती है, एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को वो एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड होती है, और वो एनर्जी जो है बच्चों, वो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की फ्लो में कन्वर्ट होती है। वही इलेक्ट्रॉन की फ्लो की जो एनर्जी है ना बच्चों, वो क्या करती है? वो एनर्जी ADP जो है वो बॉन्ड के फॉर्म में, फॉस्फेट के बॉन्ड में फॉर्म में स्टोर कर लेती है, और फाइनली आपके पास ATP बनता है। याद रहे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ ATP ही बनता है, और नॉन साइक्लिक में ATP के साथ साथ NADPH भी बनता है। आई होप कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई है। आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई है। अगर कुछ इश्यूज है, अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप कि यहां तक आप बात समझ में आ गई होगी। अगर इसकी हम साइट की बात करें ना बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही है, ये कहां हो रही है? ये हो रही है थाइलेक्वाइड की ल्यूमेन में, थाइलेक्वाइड में। और जो जो साइक्लिक वाली होगी वो बेसिकली स्ट्रोमा के ल्यूमेन में होती है, स्ट्रोमा के ल्यूमेन में होती है। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई है बच्चों? यहां एकदम बातों को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं बच्चों, यहां तक तो हमने देख लिया ATP की फॉर्मेशन भी हो गई, हमने Z स्कीम भी समझ लिया। अब देखिए बेसिकली अब हम केमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, और साथ साथ ATP की फॉर्मेशन को भी हम समझेंगे। मैंने आपको क्या बताया बच्चों यहां पर कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन की फ्लो वजह बन रही है ATP बनने में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की फ्लो, एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज अ चार्ज, हैव एन एनर्जी। वही एनर्जी को ना बच्चों ADP अपने फॉस्फेट ऐड करके एक एनर्जी के बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, फिर फर्दर वही बॉन्ड टूटती है और एनर्जी सप्लाई करती है। समझ रहे हैं एनर्जी कैसे स्टोर होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज सम एनर्जी, दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड बिटवीन ADP एंड अ फॉस्फेट दैट फॉर्म्स एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट, और यही बॉन्ड फिर दोबारा टूटती है तो फाइनली एनर्जी रिलीज होता है। तो यहां तक बात आपको समझ में आ रही है? अब आप देखिएगा, यही चीजें आप केमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में समझने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों आपने देखा होगा, सबसे पहले तो आपने देखा कि जब कि ये जो जब लाइट एब्जॉर्ब हुई, जब फोटोसिस्टम 1 पे सबसे पहले जब लाइट एब्जॉर्ब हुई तो ये एक्साइटेड हुआ, और एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुई प्लास्टोक्यूनिन QB से। तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो निकले, तो वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई वापस किसने किया? दैट वाज डन बाय द हेल्प ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुई तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो गया और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिफ्यूजन के थ्रू बाहर रिलीज कर दी गई, लेकिन ये H+ आयन तो अंदर ही रह गया ना, प्रोटॉन आयन तो अंदर रह गया। और यहां भी आप देख रहे हैं कि जब प्लास्टोक्यूनिन और जो साइटोक्रोम के बीच से जब बातें निकल रही थी, तो एक हाइड्रोजन एटम भी वापस अंदर आया था ना। तो इस तरह से आप देखिए, स्ट्रोमा से एक हाइड्रोजन एटम अंदर आ गया, अंदर ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम प्रोटॉन मतलब फोटोलाइसिस की वजह से फॉर्म हो रहा है। 2 केसेस हो गए। तीसरा केसेस हो गया, आप ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब फोटोसिस्टम 2 के बाद NADP है ना, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, वो क्या करता है ना, वो स्ट्रोमा वाली साइड पर होता है। आपको मैं बता दूं, वो स्ट्रोमा वाली साइड पर होता है, और वो क्या करता है ना, वो भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल करता है, प्रोटॉन आयन का इस्तेमाल करता है टू कन्वर्ट NADP+ इनटू NADPH2। तो अब यहां से आप देखिएगा कि स्ट्रोमा वाले में ना कितना हाइड्रोजन आयन, जो प्रोटॉन आयन है, वो कम होता जा रहा है। एक तो यहां से एंटर कर गया, एक ये वाला प्रोटॉन आयन जो है वो FNR जो है इस्तेमाल कर लिया, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज ने इस्तेमाल कर लिया NADPH2 बनाने में, और यहां अंदर थाइलेक्वाइड के लुमेन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की वजह से भी प्रोटॉन आयंस बढ़ रहे थे। तो आप देख रहे हैं यहां पर कितना एक ग्रेडियंट सा क्रिएट हो गया है।
अंदर में कितने सारे प्रोटॉन्स जनरेट हो गए, कितने सारे प्रोटॉन्स हो गए, ठीक है, और बाहर में प्रोटॉन, स्ट्रोमा में कितनी कमी हो गई है प्रोटॉन की। तो एक कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फॉर्म हो गया यहां पर, हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट फॉर्म हो गया यहां पर। तो इसी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का इस्तेमाल एटीपी सिंथेज, जो आपको मैंने ये डायग्राम दिखाया था, ये एटीपी सिंथेज जो है बच्चों, ये इस्तेमाल करेगी क्या करने में, क्या करने में, एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है बच्चों, एटीपी के फॉर्म में होती है। अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहला जो स्टेप है बच्चों, मैं आपको बताऊं कि ये जो एटीपी सिंथेज जो होता है ना बच्चों, इसके अंदर दो पोर्शंस होते हैं। सबसे पहला वाला पोर्शन जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में है ना, ल्यूमेन में एम्बेडेड होता है, वो CF0 कहलाती है। और जो बाहर प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, ये जो प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर इन दी स्ट्रोमा सेक्शन, ये CF1 कहलाता है। तो CF0 एंड CF1 कहला रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फ्लो करेगी तो दे मस्ट बी हैविंग एनर्जी ना। तो अब हमें केमोस्मोटिक हाइपोथेसिस के लिए क्या चाहिए, हमें एक प्रेशर ग्रेडियंट मिल गया। यहां अंदर में बहुत ज्यादा प्रोटॉन है, बाहर प्रोटॉन नहीं है, तो एक प्रेशर ग्रेडियंट मिल गया। आपको पता है हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। तो ये एक हमने प्रेशर ग्रेडियंट बना लिया। एक पार्टिकुलर हमारे पास एक मेम्ब्रेन मिल गई, जो कि अभी प्रेशर को रोक के रखी हुई है, एक चैनल के फॉर्म में ही वापस आएगी। तो वो चैनल हमारे लिए क्या है, एटीपी सिंथेज है बच्चों। तो अब यहां पर आप समझने की कोशिश करिएगा कि जब ये प्रोटॉन आयंस ना बच्चों, जब एक बहुत स्पीड के साथ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे ना, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। वो किसके थ्रू मूव करेंगे, एटीपी सिंथेज के थ्रू। अब ये इतनी तेजी से फ्लो करते हैं ना बच्चों, ये यहां से जो प्रोटॉन आयंस इतनी तेजी से फ्लो करते हैं, तो इस CF1 में ना एक कॉन्फर्मेशनल चेंज आता है, कॉन्फर्मेशनल चेंज। अब मैंने आपको क्या बताया बच्चों, फ्लो, कोई भी चीज फ्लो कर रही है ना, प्रोटॉन जब फ्लो कर रही है तो उसके अंदर एनर्जी है। वही एनर्जी एडीपी इस जो प्लस के फॉर्म में स्टोर कर ली जाती है। ये फॉस्फेट जब एडीपी, एडेनिसिन डाइफॉस्फेट से जब ये फॉस्फेट जुड़ती है तो ये एक बॉन्ड बनाती है। इसी बॉन्ड में ये इस प्रोटॉन की मूवमेंट की जो एनर्जी है ना, वो स्टोर कर ली जाती है और फाइनली एटीपी बनता है। और एटीपी के अंदर एक फॉस्फेट हटेगा तो वापस एनर्जी बहुत सारी निकलेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? तो बच्चों यही होता है केमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि इनर ल्यूमेन में, थाइलाकॉइड के इनर ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, बाहर कम है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से जब ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगी तो एक फ्लो ऑफ प्रोटोन होगा। फ्लो ऑफ प्रोटोन क्या होगा, ये एनर्जी फॉर्म करेगी। जैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते होगे, उसके अंदर क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वही तो एनर्जी है ना। तो उसी एनर्जी को हमारा एटीपी, हमारे अंदर मैकेनिज्म देखिए, इस एटीपी सिंथेज क्या करता है, इसी फ्लो ऑफ प्रोटोन को ना बच्चों, वो एक बॉन्ड के फॉर्म में, फॉस्फेट को ऐड करके एक बॉन्ड के फॉर्म में, एक पैकेट के फॉर्म में एटीपी के फॉर्म पे ला देता है। आप समझ रहे हैं कितना, हर एवरी दिस, इफ हाइड्रोजन आयंस इज मूविंग, हाइड्रोजन आयंस और प्रोटॉन्स आर मूविंग, दे मस्ट बी हैविंग सम एनर्जी। उन्हीं एनर्जी की मदद से इस CF1 में कन्फर्मेशनल चेंजेस आता है और यही सारी एनर्जी एक बॉन्ड के फॉर्म में, फॉस्फेट जब एडीपी के साथ जुड़ती है तो एक बॉन्ड के फॉर्म में जुड़ जाती है और फाइनली एटीपी बनता है। एंड दिस इज हाउ एटीपी इज फॉर्म्ड। आई होप आपको यहां तक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार फटाफट से और रिवाइज कर लेते हैं। ये जो केमोऑस्मोटिक जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बना, इसकी वजह क्या है? पहला वजह तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर है। दूसरा जो है, जो स्ट्रोमा के बाहर जो प्रेजेंट प्रोटॉन आयंस हैं, उसका भी इस्तेमाल फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज इस्तेमाल कर ले रही है। बाहर से स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन जो है, जब साइटोक्रोम के थ्रू उसको थाइलाकॉइड ल्यूमेन में पुश किया जा रहा है, तो बाहर कम हो गई, अंदर बहुत ज्यादा हो गया। तो ये क्या बना ली, एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। उसी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का इस्तेमाल किया गया एटीपी सिंथेज के थ्रू इन जब वो एक फ्लो हुई प्रोटॉन्स, तो इसके अंदर CF1 के अंदर एक सर्टेन पार्टिकुलर कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आए, जिसकी वजह से एडीपी जब फॉस्फेट में जुड़ा है ना, एक फॉस्फेट जब एडीपी के साथ जुड़ा तो ट्राइफॉस्फेट हुआ और वही ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड में एनर्जी को स्टोर कर ली गई। दिस इज व्हाट केमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इज। आई होप कि यहां तक बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई एम प्रीटी मच श्योर। चलिए भाई फटाफट से हम ना, अब एटीपी सिंथेसिस आपको मैंने समझा दिया। आपको समझ आया बच्चों ये एटीपी सिंथेसिस क्या होता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट जो प्रोड्यूस हुआ है ना, जो थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा के बीच में जो हुआ है, उसी में इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से जो है ना, जो एनर्जी बन रही है, वो एनर्जी को स्टोर किया जा रहा है। आई होप कि यहां तक मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी तरह का कोई इशू है ना बच्चों, प्लीज आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। यहां तक बात आ गई। तो बच्चों यहां तक बात थी हमारी लाइट रिएक्शन की।
यहां तक बात थी हमारी लाइट रिएक्शन की। लाइट रिएक्शन में आपने क्या क्या देखा? आपने देखा कि सबसे पहले तो लाइट एब्जॉर्ब हुई, जेड स्कीम हुआ, वी हैव टू टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एडीपीएच इज फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ फॉस्फेट। और एडिशन ऑफ फॉस्फेट, जो कोई भी सबस्ट्रेट के साथ जब फॉस्फेट ऐड होगा तो उसकी बॉन्ड में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वही बॉन्ड टूटती है और एनर्जी मिलती है। तो इसी तरह से हमने देखा कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ फॉस्फोराइलेशन टेक्निक, जिसमें एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्म हो रहा है। तो साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ एटीपी फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और नॉन साइक्लिक में बोथ एटीपी एंड एनएडीपीएच हो रहा है। साइक्लिक में वी आर सेइंग कि बोथ फोटोसिस्टम आर इन्वॉल्व, लेकिन नॉन साइक्लिक में नॉन साइक्लिक में बोथ फोटोसिस्टम्स आर इन्वॉल्व, बट साइक्लिक में सिर्फ फोटोसिस्टम वन इन्वॉल्व हो रही है। फिर हमने देखा कि केमोस्मोटिक हाइपोथेसिस कैसे जनरेट हुई। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो क्रिएट हुआ बच्चों, ये जो हायर एक जगह ज्यादा हो गया एक जगह कम हो गया, ऐसा क्यों? आप बैटरी जानते हो ना बच्चों, बैटरी में क्या होता है? एक तरफ इलेक्ट्रॉन बहुत सारी स्टोर कर दी जाती है, वही इलेक्ट्रॉन फ्लो करती है और एनर्जी आपको मिलता है। तो यहीं पे क्या हो रहा है? हमारे पास प्रोटॉन है और यही प्रोटॉन बच्चे वो फ्लो करेगी तो एक एनर्जी होगी, और इसी एनर्जी को ना एडीपी प्लस फॉस्फेट के बॉन्ड में ना स्टोर कर लिया जाएगा और फाइनली एटीपी बनेगा। तो यहां तक बात आई होप कि आपको समझ में आ गई। तो अल्टीमेटली हमने अपनी लाइट रिएक्शन को कवर कर लिया है। हमें पता चल गया है कि वी हैव क्रिएटेड एटीपी, वी हैव क्रिएटेड एनएडीपीएच एंड फाइनली वी हैव क्रिएटेड ऑक्सीजन एज वेल। तो फाइनली जो आपको समझ में आ गया कि लाइट रिएक्शन में हमें क्या क्या चीजें मिली। हमें एटीपी मिली बाय द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेस, एंड वी गॉट एनएडीपीएच बाय द हेल्प ऑफ फेरोडॉक्सीन एनएडीपीएच रिडक्टेज। ठीक है, यहां तक बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम आ जाते हैं बच्चों अपनी डार्क रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, अब जब हम डार्क रिएक्शन की बात करते हैं ना बच्चों, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि डार्क रिएक्शन कहां होगा? डार्क रिएक्शन अकर्स इन दी स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब आप देख लीजिएगा जो एनर्जी प्रोड्यूस हो गई बच्चों, आप ध्यान दे रहे हैं बच्चों, आपने एक चीज पीछे से नोटिस करी, आप ये ध्यान दे रहे हैं कि ये जो एनएडीपीएच और एटीपी ये दोनों ना थाइलाकॉइड के बाहर वाली ल्यूमेन में बन रहा है, अंदर नहीं बन रहा है। आप ध्यान दे रहे हैं, NADPH2 और ATP जो बन रहा है ये सारे के सारे स्ट्रोमा में बन रहे हैं। ये कहां बन रहे हैं? अंदर नहीं बन रहे हैं। आप ध्यान दे रहे एटीपी सिंथेस के अंदर में जो कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस हुई CF1 के अंदर, वो भी बाहर प्रोट्रूडिंग रीजन पे थी। तो ये क्या सारी जो ATP और NADPH बन रही है वो सारे के सारे स्ट्रोमा रीजन में बन रही है, अंदर थाइलाकॉइड रीजन में, थाइलाकॉइड इनर ल्यूमेन रीजन में नहीं बन रही है। सारी चीजें बाहर बाहर ही बन रही हैं, ताकि स्ट्रोमा में ही इन्हीं एनर्जी इंटरमीडिएट्स का इस्तेमाल हो सके फॉर व्हाट? फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। यहां से आता है हमारा फाइनल स्टेप, जिसको कि हम केल्विन साइकिल कहते हैं। बेसिकली बच्चों हुआ क्या था ना कि जब मेल्विन केल्विन जो थे उन्होंने एक C14 रेडियो आइसोटोप कार्बन का इस्तेमाल किया था, एंड दे स्टडीड कि ये कार्बन जाता कैसे कैसे है। फाइनली तो इसी तरह से उन्होंने फिर डिटेक्ट किया था कि ये बेसिकली जो सबसे पहली स्टेप होती है केल्विन साइकिल की, वो कार्बोजाइलेशन। तो वो कार्बन फिक्स कैसे होती है तो आप यहां से अभी आप समझेंगे, अभी आप बहुत अच्छे से जानेंगे कि केल्विन साइकिल की 3 स्टेप्स होती है बच्चों। सबसे पहला होता है कार्बोजाइलेशन। इसमें सबसे पहले तो आप कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन को पढ़ते हैं। आपने अपने फोटोसिंथेसिस वाली अपने इसमें भी पढ़ा होगा डेफिनेशन में कि फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप जानते होंगे कि जो प्लांट्स आर फिक्सिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वो कैसे फिक्स कर रहे होते हैं? फिक्स वो केल्विन साइकिल के थ्रू कर रहे होते हैं बच्चों। तो जो पहली जो स्टेप होती है वो कार्बोजाइलेशन या फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आती है बात रिडक्शन की। फिर आएगी क्या बात? रिडक्शन। कार्बोजाइलेशन क्या होता है बच्चों? कार्बोजाइलिक एसिड के बारे में आपने सुना होगा, कार्बोजाइलिक एसिड बनना। और फिर रिडक्शन क्या होता है बच्चों? आपको पता है ना बच्चों कि कार्बोजाइलिक एसिड को जब आप रिड्यूस करोगे तो क्या बनाएगा? एल्डिहाइड बनाएगा, है ना? तो फिर वो एल्डिहाइड आएगा। फाइनली राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, और मतलब ये तीसरी स्टेप है ना। और फाइनली जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है रीजेनरेशन, जो ना अभी मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, प्लीज अच्छे से समझिएगा। देखिए बच्चों, अभी हमारी ATP और ADP तैयार है, NADPH और ATP हमारे तैयार है, ठीक है, इन फ्रॉम लाइट रिएक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं ना कि सबसे पहले जो हमारा फिक्सेशन प्रोसेस है, कार्बोजाइलेशन प्रोसेस है इन केल्विन साइकिल, उसमें सबसे पहला इन्वॉल्वमेंट एक नाम आता है राइबोलेज 1,5 बिसफॉस्फेट। क्या नाम आता है बच्चों? राइबोलेज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये एक 5 मॉलिक्यूल कार्बन है, ये एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल सब्सटेंस है, ये एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल सब्सटेंस है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। क्या करता है? 5 कार्बन मॉलिक्यूल है जो एक कार्बन मॉलिक्यूल को, एक कार्बन डाइऑक्साइड में तो सिंगल कार्बन है, तो वो उसको फिक्स करेगा। क्या करेगा? उसको फिक्स करेगा, और इसी को कहते हैं हम कार्बोजाइलेशन। और इसको हेल्प कौन करेगा? रुबिस्कोज। क्या होता है? राइबोलेज बाइफॉस्फेट कार्बोजाइलेज ऑक्सीजनेज। क्योंकि इसको कार्बोजाइलेज और ऑक्सीजनेज क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके पास दोनों ही तरह की एक्टिविटीज होती हैं, इसीलिए हम कहते हैं इसको रुबिस्को। जो एंजाइम है वो रुबिस्को है बच्चों, और
और जो मेन सबस्ट्रेट है वो क्या है, RUBP, रैब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। यहां तक पहला स्टेप समझ में आया बच्चों को? पहला स्टेप बच्चे से समझ में आ गया। रिब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बाइफॉस्फेट जब एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा, रिब्यूलेज RUBP जो है, इसको शॉर्ट फॉर्म में RUBP बोलते हैं, वो 5 कार्बन का होता है। जब एक कार्बन डाइऑक्साइड को वो अचीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो 6 कार्बन का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और ये करने में उसकी हेल्प कौन करेगा? वह एंजाइम कौन होगा? कैटेलाइज कौन करेगा? वो करेगा रुबिस्कोज, है ना, रुबिस्कोज बाइफॉस्फेट कार्बोजाइलेज एंड ऑक्सीजनेज। ठीक है, इसको हम रुबिस्को बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद बच्चों क्या होता है ना कि अब आपको पता है कि ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल बन गया, लेकिन ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल ना बच्चों बहुत ही अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो इसीलिए क्या होता है ना बच्चों, इसका एक डिफरेंट मैकेनिज्म है केल्विन साइकिल की, कि वो क्या करते हैं ना, वो क्या करते हैं बच्चों कि उस 6 कार्बन मॉलिक्यूल को तोड़ करके आधा आधा कर देते हैं, तो 3-3 में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट मींस वो, अब देखिए बिस फॉस्फेट था, 2 फॉस्फेट्स थे यहां पर, अब ये 3-3 में डिवाइड हो जाएंगे। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 बन जाएगा। तो अब एक एक फॉस्फेट दोनों के पास होगा, क्योंकि फॉस्फेट बॉन्ड में ही तो एनर्जी है ना बच्चों। तो क्या होता है, देखिए 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगी। ये 2 पार्ट में जो डिवाइड हो गई, तो स्टेबिलिटी के लिए बच्चों, ये स्टेबिलिटी के लिए 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। अब ईच पार्ट, ये ना 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरेट भी कहते हैं इसको, ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट क्या करेगा, अब ये रिड्यूस होगा, क्योंकि अब ये एसिड है। तो एसिड जब रिड्यूस होगा तो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। तो यहां पर आएगा काम एटीपी का। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, NADPH। NADPH क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा। किसको रिड्यूस करेगा, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरेट को रिड्यूस करेगा, है ना, और रिड्यूस करेगा, और साथ साथ एटीपी उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड करेगी, एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करेगी। आपको याद रहे कि एक मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एक मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट को रिड्यूस करने के लिए एक एटीपी और एक NADPH की जरूरत पड़ती है। अब आपको मैंने क्या बताया कि यहां 6 कार्बन मॉलिक्यूल से इसको तोड़ करके 3-3 के 2 बन गए थे। तो अब 3 वाले को एक एटीपी, तो 6 वाले को मतलब 2-3 वाले को 2 एटीपी लगेगी। तो फाइनली, है ना, जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को, 2 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 2 एटीपी और 2 NADPH रिड्यूस करके क्या बनाएंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या कहते हैं, G3P, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट भी इसको हम कहते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और यही बेसिक चीज होती है जिससे कि फर्दर, अभी मैं आपको फर्दर और वीडियोस में आपको जब ग्लाइकोलाइसिस वगैरह पढ़ाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कैसे ग्लाइकोलाइसिस में इन्वॉल्व होती है, एंड फर्दर आपको ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, यहां मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की कैसे, ग्लिसरॉल्डिहाइड कैसे एक्ट्स एज अ सबस्ट्रेट टू फॉर्म ग्लूकोज, आपको यहां ये समझाया जाएगा। फिलहाल आप केल्विन साइकिल को समझिए। सबसे पहली स्टेप क्या थी, रैब्यूलेज 1,5 बाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट वाले हैं, उनके साथ एक कार्बन जुड़ गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जुड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड से एक कार्बन जुड़ा, तो मतलब 5 और 6 हो गए, 6 टूट के 2 में बनेंगे, 3-3 के बनेंगे, 3-3 कार्बन के, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यही 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फिर एक एटीपी और एक NADPH से रिड्यूस हो जाएगा, और क्या बनाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बन जाएगा। तो अब सिंस 3 फॉस्फोग्लिसराइड थे, तो 2 एटीपी और 2 NADPH इन्वॉल्व हो जाएंगी, इस्तेमाल कर ली जाएंगी। अब अभी देखिएगा, अभी सिंगल कार्बन का ही, अभी यहां पे देखिएगा 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, देखिए 2 बने होंगे ना, तो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, दैट मींस 3-3 कार्बन के 2 बने होंगे, तो टोटल मिलाकर के हो गए 6। लेकिन अभी ना रीजनरेशन प्रोसेस बाकी है। याद रहे कि अब ये जो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट था ना बच्चों, ये वापस से साइकिल में जाएगा। तो इससे क्या होगा, अब हमारे पास जो 6 कार्बन वाले जो थे, जो 2-3-3 वाले ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से थे, उसमें से 5 निकल के वापस चले जाएंगे, बच हमारे पास एक सिंगल कार्बन ही जाएगा। तो इस तरह से करते हुए जब तक 6 कार साइकिल नहीं चलेगी, तब तक 6 कार्बन मॉलिक्यूल हमारे पास नहीं पहुंचेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो सबसे पहला स्टेप क्या था, कार्बोजाइलेशन। कार्बोजाइलेशन में कार्बन का एडिशन हुआ, देन नेक्स्ट उसकी रिडक्शन हुई, तो हमें ग्लिसरॉल्डिहाइड मिला, और उस ग्लिसरॉल रिडक्शन में हेल्प कौन कर रहा था, NADPH और NADP। और रीजनरेशन में फिर से एक और ATP का इस्तेमाल हुआ। तो इस टोटल एक केल्विन साइकिल में एक कार्बन मॉलिक्यूल को फिक्स करने में कितनी एनर्जी खर्च हुई,
2 NADPH खर्च हुए और 3 ATP खर्च हुए, 2 तो रिड्यूस करने में और 1 रीजनरेट करने में। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो टोटल मान लिया एक पूरे एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमारे पास 6 साइकिल चलेंगी। तो आप टोटल देख लीजिएगा, तो 12 NADPH का खर्च होगा और 18 कितने हो गए, 18 क्या खर्च हो जाएंगे, 18 खर्च हो जाएंगे ATP। यहां आप डायग्राम में देख भी रहोगे, पूरी साइकिल को दिखाई गई। यहां पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स जब जुड़े तो टोटल मिलाकर के 12 ATP का और 6 ATP का, 12 ATP यहां पर और 6 ATP यहां पर, तो टोटल 18 ATPs इज बीइंग यूज्ड इन अ सिंगल साइकिल टू मेक अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। और कितने NADPH यूज हो गए, 12 हो गए, क्योंकि पर साइकिल में तो 2 NADPH यूज हो रहे थे ना बच्चों, एक कार्बन को फिक्स करने के लिए। ऐसे ही 6 को फिक्स करना पड़ा तो 6 दूनी 12। और आपको पता है ATP एक कार्बन को फिक्स करने में 3 ATPs लग रहे थे, तो 6 को करना होगा तो 6 तरीका 18। यहां तक बात बच्चों को समझ में आ गई है। आई एम प्रेटी मच श्योर आपको जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए भाई, तो अगर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास तो आप प्लीज हमें बताएं, कि अगर आपको कुछ इश्यूज है तो आप हमें प्लीज जरूर बताइएगा। तो आपको आई होप के केल्विन साइकिल समझ में आ गई पूरी की पूरी, आप फोटोसिंथेसिस का। अब आप यहां से समझिएगा बच्चों, अब ये जो हमने जो हमारा जो एक इक्वेशन है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल व्हेन कंबाइंस विद 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गिव्स व्हाट, C6H12O6। तो ये हमने 6 कार्बन क्यों कहा था, क्योंकि 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है ना बच्चों, 6 कार्बन मॉलिक्यूल 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहे हैं एक सिंगल C6H12O6 बनाने के लिए। और हमने 12H2O क्यों बोला, 12H2O बोलने की वजह यह है बच्चों कि फोटोलाइसिस के दौरान 2 वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रही थी, तब जाकर के एक O2 रिलीज हो रहा था और 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे थे हमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल रहे थे। तो 2 इसकी इसीलिए कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हुआ उसका जस्ट डबल वाटर का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हमें कंटिन्यूअसली चाहिए थी। इसीलिए हम कहते हैं कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन कंबाइंस विथ 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो वाटर क्या इन्वॉल्वमेंट है, वाटर का इन्वॉल्वमेंट फोटोलाइसिस में है और कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वॉल्वमेंट केल्विन साइकिल में है टू गेट कार्बोजाइलेट, मतलब उसको मतलब रिब्यूलेज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है उसको फिक्स करेगा, तो वो क्या बनाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा या 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा। और वही फॉस्फोग्लिसरेट फिर रिड्यूस होगा किसकी हेल्प से, NADPH की हेल्प से। और एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, ATP प्रोवाइड करेगा। तो फाइनली आपके पास क्या मिलेगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट G3P। तो और यहीं से फाइनली आपके पास टोटल आ गए 6 मॉलिक्यूल्स। तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, उसमें से 5 मॉलिक्यूल्स वापस कहां पहुंच जाएंगे, 1,5 रिब्यूलेज 1,5 बिसफॉस्फेट में। और इसके लिए भी फिर एक और ATP का कंजम्पशन होगा, खर्च होगा। आई होप कि आपको बच्चों बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। कोई इशू तो नहीं है ना आप लोगों को। अगर कोई भी इशू है या कोई भी कंफ्यूजन है या आपको केमोस्मोटिक हाइपोथेसिस में समझ आई गेस कि मैंने पूरी कोशिश करी है कि एक बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको ये समझा दूं। देखिए आपके पास परफॉर्मा आ चुका है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में जो हम करने वाले हैं ना बच्चों, जो हम ट्यूसडे को करेंगे एग्जैक्टली एट 5 PM, मैं आपको बता दूं हम उसमें करने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं ये केल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल भी कहते हैं। क्यों C3 साइकिल कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 कार्बन वाले बन रहे हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। जब भी यहां पे बन रहा है ना बच्चों, ये देखिए ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, मतलब 3 कार्बन मॉलिक्यूल बना, इसलिए हम इसको C3 कहते हैं। अभी आपको मैं बता दूं यहां तक, अब जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं C3 साइकिल एंड C4 साइकिल, है ना। फोटो रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इफेक्ट्स ऑफ लाइट इंटेंसिटी एंड डिफरेंट अदर थिंग्स दैट अफेक्ट्स डायरेक्टली ऑन द फोटोसिंथेसिस, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। वो वाला जो हम C3 एंड C4 को जब हम कंपेयर करेंगे ना, वी विल बी एनालिटिकली एनालाइजिंग द सिचुएशन, हम कंपैरेटिवली पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पहुंच गई है। मैं एक जरा सा हिंट आपको दे दूं C4 साइकिल के लिए ना, C3 साइकिल में आप यू आर सीइंग कि C3 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3-3 कार्बन का जो रिजल्ट आ रहा है, जो सबस्ट्रेट्स बन रहे हैं वो 3-3 कार्बन वाले हैं। लेकिन C4 साइकिल में 4 वाले हैं, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है उसके अंदर। तो वो भी हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है या आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन जो आप नहीं जानते थे और आप इससे जान पाए हैं, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और जिसको आपको लगता है कि ये इसको हेल्प कर सकता है या उसको ये कोई इसको पढ़ के कुछ अच्छे मार्क्स अचीव कर सकता है लाइफ के अंदर में, तो प्लीज आप उनको शेयर करिए। क्योंकि देखिए शिक्षा चीजों को बांटने से बढ़ती है। ये ऐसी एक चीज है, शिक्षा ऐसी चीज है ना कि जितना ज्यादा आप बांटेंगे उतना ज्यादा आपके पास वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इसलिए आप खुद भी समझिए और इस वीडियो के जरिए और लोगों तक भी इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाइए। बहुत ही बेसिक तरह से मैंने इनको समझाने की कोशिश करी है कि आई होप आपको जरूर समझ में आ गया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच।